अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन जो कि ACCA के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जून 2008 के एग्ज़ाम में आया था। Higgins कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स पूल क्यूज एंड स्नूकर क्यूज, ये प्रोडक्ट्स हो गए। और लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। द क्यूज बोथ यूज द सेम टाइप ऑफ गुड क्वालिटी वुड, ये हो गया रॉ मटेरियल, which can be difficult to outsource in sufficient quantity. The supply of ash is restricted to 5,400 kilograms per period, and each kg of ash costs $40. The queues are made by skilled craftsmen who are well known for their workmanship. The skilled craftsmen take years to train and are difficult to recruit. HC's craftsmen are generally only able to work for 12,000 hours in a period, and they are paid at the rate of 18 per hour. HC sells queues to a large market. Demand for the queue is strong, and in any period, up to 15,000 pool queues could be sold, and 12,000 snooker queues could be sold. The selling price for pool queues $41 and $69. Manufacturing details for the two products are as follows: craftsman time per queue, ash per queue, other variable cost, and there is no inventory, so we don't have to produce more than we can sell. Calculate the contribution earned from each queue. सबसे पहले तो contribution per unit calculate करना है. So part A के लिए contribution per unit calculate करना है हमें, और pool queues and snooker queues. So दोनों की selling price लेंगे हम. pool queues की selling price है $41 और snooker के लिए है $69. लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले ऐश आ जाएगा, और ऐश जो है वो आपका यूज़ हो रहा है 270 ग्राम यानी 0.27 किलोग्राम, क्योंकि जो प्राइस दी हुई है वो पर किलोग्राम दी हुई थी 40. सो हमें यूजेज को भी किलोग्राम करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके, तो 0.27 और ये भी 0.27. सो 0.27 मल्टीप्लाइड बाय 40 जो प्राइस पर के जी दी हुई है ये. सो अगर हम 0.27 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये $10.8 आता है. चूँकि दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर सेम क्वांटिटी और सेम रॉ मटेरियल लग रहा है, तो 10.8 कॉस्ट हो जाएगी दोनों की. दोनों पे 270 ग्राम यूज़ हो रहा है. उसके बाद लेबर है क्राफ्टमैन दोनों पे डिफरेंट टाइम ले रहा है, तो मैं सिर्फ एक का टाइम लिख रहा हूँ शो करने के लिए. ज़ाहिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के अपने अपने टाइम से, तो 0.5 आवर्स हैं पूल क्यूज, और रेट पर आवर है 18. सो अगर मैं 0.5 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो $9 की कॉस्ट आ जाती है फॉर पूल क्यूज. और स्नूकर क्यूज के ऊपर टाइम लग रहा है 0.75, तो 0.5 की जगह 0.75 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर मैं 0.75 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो it is 13.5. और other variable cost 1.2 and 4.7. So the total variable cost will be sum of these three costs. So add कर लेते हैं 10.8 plus 9 plus 1.2, $21 वेरिएबल कॉस्ट. 41 में से 21 अगर हम माइनस करते हैं तो $20 की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है पूल क्यूज का. सिमिलरली हम यहाँ पर भी कर लेते हैं 10.8 plus 13.5 plus 4.7, $29. तो 69 में से माइनस करते हैं तो $40 की का कंट्रीब्यूशन आ जाता है. सो दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालिए 20 and 40. सो पार्ट ए हमारा हो गया.
पार्ट बी के लिए वो क्या कह रहा है? पार्ट बी, डिटरमिन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फॉर अ टिपिकल पीरियड अज्यूमिंग दैट एचसी इज सीकिंग टू मैक्सिमाइज द डिस्ट्रीब्यूशन अर्न। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान डिटरमिन करना है, यानी कितने यूनिट्स दोनों प्रोडक्ट्स के बनाने हैं ताकि कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। And you should use linear programming graph using the graph paper provided to identify the feasible region and optimal point and accurately calculate the maximum contribution that could be earned using whichever equations you need. So हमें contribution भी calculate करना है और वो combination भी निकालना है जिससे हमारा contribution maximize हो जाएगा. So ये basically linear programming का question है and there are few steps in it. सबसे पहला step है define variables. जो आप calculate करने जा रहे हो उसको define कर लें, उसको आप बता दें। हम बेसिकली कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि हमें कितने पूल क्यूज और कितने स्नूकर क्यूज बनाने हैं। तो लेट इनमें से किसी एक को एक्स सपोज कर लो, मैं पूल क्यूज बी यूनिट ऑफ पूल क्यूज बी एक्स एंड यूनिट्स ऑफ स्नूकर बी वाई। सो दोनों के क्यूज को हमने एक्स एंड वाई, उनकी यूनिट्स को एक्स एंड वाई सपोज कर लिया। ये हमें मालूम करना है क्योंकि हमें ये कॉम्बिनेशन मालूम करना है एक्स और वाई का जिससे कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। सेकंड स्टेप में है हमें कंस्ट्रेंट्स बनानी है, हमें जो हमारी लिमिटेशंस दी हुई थी उनको हमें इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं वो ज़रा देखें। सबसे पहले हमें देखना है हमारी रिसोर्सेज क्या क्या है। हमारी रिसोर्सेज एक तो हमारे पास है ऐश जो कि हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड है 5400 किलोग्राम्स। सो इसका मतलब ये बहुत ऑब्वियस है, ये हमारी लिमिटेशन है कि हम 5400 किलोग्राम से ज़्यादा ऐश यूज़ नहीं कर सकते। या तो हम 5400 किलोग्राम यूज़ करेंगे या उससे कम यूज़ करेंगे। सो द कंजम्पशन ऑफ ऐश शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5400। अब ये कंजम्पशन हम कर किस पे रहे हैं? हम इन दोनों पे कर रहे हैं। हम एक्स नंबर ऑफ पूल क्यूज बना रहे हैं और वाई नंबर ऑफ स्नूकर क्यूज बना रहे हैं। तो हमें देखना यह है कि हम कितना कितना इन पे यूज़ करेंगे। चूँकि हमें नहीं पता कि हम कितने कितने यूनिट्स बना रहे हैं, इसलिए हमने एक्स और वाई इनकी यूनिट्स ले लिए। अब एक पूल क्यूब के ऊपर 0.27 किलोग्राम्स ऑफ ऐश लगता है। सो अगर हम x नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं तो 0.27 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आप टोटल कितना यूज़ करोगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि पूल क्यूज कितने बनाए जा रहे हैं, अभी नहीं पता इसलिए x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सेम क्वांटिटी लग रही है स्नूकर क्यूज पे, तो उसको भी हम 0.27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इन दोनों साइड को अगर आप देखें तो 0.27 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा और 0.27 को जब मैं y से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो हम ये चाहते हैं कि x और y की जो वैल्यूज अल्टीमेटली हम कैलकुलेट करें वो इतनी हो कि जब इन दोनों के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाए और ऐड किया जाए तो टोटल कंजम्पशन या तो 5400 हो या 5400 से कम हो। x और y की यूनिट्स इतने नहीं होने चाहिए कि जब इस इक्वेशन में पुट किया जाए, इस इनइक्वालिटी में पुट किया जाए तो उसका आंसर 5400 से ज़्यादा आ जाए। ये हमारी लिमिटेशन है, तो ये हमारी लिमिटेशन नंबर 1 हो गई। सो वी हैव टू इंश्योर दैट एक्स एंड वाई वैल्यूज स्टे विद इन द रेंज। ये पहली लिमिटेशन होगी। दूसरी लिमिटेशन हमारे पास है कि हमारे पास क्राफ्टमैन का जो टाइम है वो सिर्फ 12,000 आवर्स है, तो हम वो भी 12,000 आवर्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे सेकंड कंस्ट्रेंट है क्राफ्टमैन की, जो कि हम 12,000 आवर्स से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। तो टाइम जो लगेगा वो 12,000 या 12,000 से कम होना चाहिए। अगेन वो टाइम लग किस पे रहा है? वो लग रहा है एक्स पर और वो लग रहा है वाई पर। कितना कितना लग रहा है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। क्राफ्टमैन का आधा घंटा लग रहा है एक्स पर, तो हम 0.5 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से। सो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ ऐसी भी चाहिए कि जब हम इधर पुट करें तो आंसर 12,000 से कम आए। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए कि जब हम दोनों इक्वेशंस में पुट करें तो वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हों, क्योंकि आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ इससे ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते हो। आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगी। ये दो कंस्ट्रेंट्स हो गई। तीसरी कंस्ट्रेंट वो हमें कहता है कि जो डिमांड है वो पूल की उसकी 15,000 है और कहता है कि हमें कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी है। इसका मतलब जितना आप बेच सकते हो उतना ही आप बनाओगे। सो पूल क्यूज की डिमांड चूँकि 15,000 है इसलिए इसकी प्रोडक्शन जो है वो 15,000 या 15,000 से कम होनी चाहिए। सो वट एवर द वैल्यू ऑफ वाई शुड बी, इट शुड बी लेस देन 15,000। ये एक और लिमिटेशन हमारे ऊपर है क्योंकि इससे ज़्यादा हम बेच नहीं सकते। और उसके बाद स्नूकर क्यूज के लिए वो कहता है डिमांड जो है वो 12,000 है। सो स्नूकर क्यूज की जो वैल्यू है वो 12,000 से
कम या 12,000 होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप बेच नहीं सकते हो। ये होगी आपकी फोर्थ कंस्ट्रेंट। तो इस वक्त हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स या 4 लिमिटेशंस हैं या 4 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, और जब भी एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर होता है तो ही हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। सो ये आ गए आपके 4 कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद तीसरी चीज़ है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी का मतलब ये है कि आपको ये बात बतानी है कि जो आपके एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वो 0 से कम नहीं हो सकती, यानी माइनस नहीं हो सकती, एंड फॉर अ वेरी गुड रीज़न। आप या तो ये 2 क्यूज़ बनाओगे या नहीं बनाओगे। या तो आप नहीं बनाओगे तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 हो जाएंगी। हो सकता है आप डिसाइड करो कि यार मुझे कोई स्नूकर क्यू नहीं बनाना, मुझे सारे पूल क्यूज़ बनाने। पॉसिबल है, हो सकता है उसी केस में कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो रहा हो, या वाइस वर्सा हो। तो हो सकता है या तो आप 0 यूनिट्स बना रहे हो दोनों के, या हो सकता है 0 से ज़्यादा बना रहे हो। माइनस में इन दोनों की के यूनिट्स नहीं हो सकते। कोई लॉजिकल या कोई रैशनल सी बात नहीं लगती कि -5,000 यूनिट्स बना रहे हैं, नहीं हो सकता पॉसिबल। सो एक्स एंड वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आप हर क्वेश्चन में ये लिखोगे बस। फोर्थ स्टेप इज डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरी एक्सरसाइज का? हमारा ऑब्जेक्टिव था हमें अपने कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना था। हम चाहते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज जो आखिर में कैलकुलेट की जाए वो ऐसी हों कि जिससे हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिल रहा हो अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए। सो कंट्रीब्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, कंट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होगा वो आपका होगा दोनों का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 20 और मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच इज एक्स एट द मोमेंट एंड 40 वाई। तो हम ये चाहते हैं कि जब आखिर में एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएं और हम इस इक्वेशन में पुट करें तो जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा हो वो मैक्सिमम हो, तब हम जाके ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान मालूम कर चुके होंगे। सो ये 4 स्टेप्स हैं बिफोर वी प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द वेरिएबल वैल्यूज ऑन द ग्राफ। तो ये 4 स्टेप्स के बाद पांचवा स्टेप ये है कि हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ पे अपनी लिमिटेशंस को शो करना है ताकि हम अपने बेस्ट पॉइंट तक पहुंच सकें, यानी ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान तक पहुंच सकें। उसके लिए हमें अपने जो इक्वेशंस कंस्ट्रेंट्स हमने बनाई हैं उनके हमें कोऑर्डिनेट्स पहले बनाने होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स। सो पहली इक्वेशन जो थी वो थी 0.27 x प्लस 0.27 y इज इक्वल टू 5400। अब हम चूंकि ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो हम इसको फिलहाल फॉर द टाइम बिंग ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम मैक्सिमम 5400 यूज़ करने जा रहे हैं, जबकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम पूरे यूज़ करें या उससे कम यूज़ करें। देखिए आपकी जेब में पैसे हों 5,000, तो 5,000 से ज़्यादा तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पड़े भी 5,000 हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो 5,000 से कम भी यूज़ कर सकते हो और 5,000 भी कर सकते हो। सो हम फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि हम पूरे 5,400 किलोग्राम्स यूज़ करने जा रहे हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको देखना होगा कि अगर हम पूरे 5400 किलोग्राम्स के अंदर एक भी पूल क्यू नहीं बनाते तो हम कितने स्नोकर क्यूज बना सकते हैं? ज़ाहिर है ये 0 हो जाएगा, एक्स की जगह ये 0 आ जाएगा। तो वाई हम कितने बना सकते हैं? एक वाई बनाने के लिए आपको 0.27 ग्राम चाहिए होते, तो ये चीज़ वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्नूकर क्यूज बना सकते हैं फ्रॉम द मटीरियल। तो आप ज़रा मेरे साथ साथ कीजिए, 5400 डिवाइड बाई 0.27, 20,000। सो अगर आप एक भी स्नूकर क्यू नहीं बना पूल क्यू नहीं बनाते हो तो आप 20,000 स्नूकर क्यूज बना सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक भी स्नूकर क्यू नहीं बनाते हो तो आप कितने पूल क्यूज बना सकते हो? सेम 20,000, क्योंकि दोनों पे सेम सेम यूज हो रहा है। सो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये समझ में और मजीद आ जाएगा कि ये हमने क्या किया। बस वी हैव टू रिमेंबर ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं पहली लाइन के लिए। सेकेंड लाइन थी हमारी क्राफ्टमैन की, और उसकी इक्वेशन थी 0.5x प्लस 0.75y इक्वल टू 12,000। सो हमारे पास 12,000 आवर्स थे। अगर हमारे पास 12,000 आवर्स पूरे के पूरे पूल स्नूकर क्यूज बनने में लग जाए तो हम कितने स्नूकर क्यूज बना सकते हैं? 0.75 आवर्स में एक बनता है, तो 0.75 को 12,000 को 0.75 से डिवाइड कर देंगे। सो आप लोग भी मेरे साथ साथ कीजिए, 12,000 डिवाइड बाय 0.75। सो वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ
16,000 snooker cues if we are not producing any pool cue. अभी हमने कोई फैसला नहीं किया हुआ, we're just assuming, ताकि हम मैक्सिमम वैल्यूज ड्रॉ कर सकें ग्राफ पे. सो इसी तरह अगर हमें एक भी स्नूकर क्यू नहीं बनाता तो 0.5 आवर्स में, सॉरी 0.5 आवर्स के हिसाब से मेरे पास अगर 12,000 आवर्स हो, मैं कितने पूल क्यूज बना सकता हूँ? 0.5 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी 24,000. सो ये कोऑर्डिनेट आ गए, दो इक्वेशंस हो गई. थर्ड और फोर्थ के लिए हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल कंस्ट्रेंट्स थी. एक में लिखा हुआ था x शुड नॉट बी, जस्ट फॉरगॉट क्या लिखा हुआ था, x 15,000 and y 12,000. So straight away हम 15,000 and y is equal to 12,000. So अब हमने चारों के कोऑर्डिनेट्स देख लिए हैं. अब हमें ग्राफ बनाना है. अब इन सबको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है. रिमेंबरिंग 0, 20,000, 20,000 ये सब हमने बनाना है. तो दैट्स द ग्राफ. और अब हमें ग्राफ के ऊपर स्केलिंग करनी है. एंड हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया. मेक श्योर कि डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए. And let us count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 here. और इधर है वो मैं इतना इतना कर लेता हूँ. So यहाँ पर भी डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए. एंड थोड़ा सा डिस्टेंस आउट हो रहा है. लेट मी फिक्स इट. सो मैंने ग्राफ फिक्स कर दिया. अब ज़रा, और मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया वो तमाम कोऑर्डिनेट्स जो हमने पिछली स्लाइड में ड्राइव किए थे. सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके. अब यहाँ पर हम यूनिट्स ऑफ क्योंकि हमने एक्स पूल क्यूज को कहा था, तो ये यूनिट्स ऑफ पूल क्यूज हो गए. और ये हो गए आपके स्नूकर क्यूज. ये स्नूकर क्यूज हो गए. सो सबसे पहले हम देखते हैं पूल क्यूज की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी. 0 और 20,000, 24,000. सो मैक्सिमम 24,000 तक एक्स की वैल्यू जा सकती है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. तो लेट्स मेक इट 4,000. 4, 8, 12, 16, 20 and 24. सो 24,000 तक कवर हो गया. और y जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 20, 16 तक जा रहा है. सो वी कैन हैव दिस एज 4,000 एज वेल. हम इसको भी 4,000 तक कर सकते हैं. सो 4, 8, 12, 16, 20, 24. अगर हम चाहते तो हम यहाँ पर डिफरेंट स्केलिंग कर सकते थे. सो ये हम कर सकते हैं चेंज. अगर y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती तो हम यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ का गैप ले लेते. सो ये हम कर सकते हैं. सो पहला कोऑर्डिनेट था कि आपका अगर x नहीं बनता तो y 20,000 बन सकते हैं. किसके हिसाब से? ऐश के हिसाब से. ठीक है. और तो x अगर 0 होगा, y हमारे 20,000 तक जा सकता है. सो ये 20,000 तक जा सकता है. और इसी तरह ये भी 20,000 तक जा सकता है. तो एक जो लाइन हमारी बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, एक लाइन. सो
दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये हमारी पहली लाइन बन गई है। अब साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये लाइन खींच दी है तो पहले देखें कि ये लेस देन इक्वल टू की थी। अगर आपको याद हो, ये कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू की थी क्योंकि हम 5400 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये जो लाइन है ये आपको बता रही है कि अगर आप मैक्सिमम 5400 यूज़ कर लेते हो तो आप कितना कितना बना सकते हो एक्स और वाई के। तो इस लाइन के ऊपर जो भी एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन आ रहा होगा वो ये इंश्योर कर रहा होगा कि आप 5400 किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं। इससे नीचे जितने भी वैल्यूज़ आ रही होंगी एक्स और वाई की, जैसे यहाँ पर 4000 है, तो इसका मतलब अगर आप 4000 एक्स और 4000 वाई बनाते हो, वो ये वाला पॉइंट है 4000, तो इस कॉम्बिनेशन को आप 5400 के अंदर आराम से बना सकते हो। इसके लिए आपको 5400 बहुत ज़्यादा पड़ेगा, यानी 5400 आपके पास होगा और आप आराम से ये बना लोगे। यहाँ पर आते हैं 8000 है, तो ये भी आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर आते हैं तो 8000 वाई है और 4000 एक्स, ये भी आप बना सकते हैं। तो इस पूरे एरिया के अंदर जितना भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो आप वुड के अंदर आराम से बना सकते हो। उसके लिए जितनी लकड़ी चाहिए वो आराम से आपके पास मौजूद है। और इस लाइन के ऊपर आप जितने बना रहे हो वो पूरे 5400 को यूज़ कर रहे हैं, पूरे 5400 को यूज़ कर रहे हैं। अब इस लाइन से बाहर जाओगे, इस लाइन से अगर आप बाहर जाते हो तो फिर आपके पास वुड मौजूद नहीं होगा। तो याद रखिए ये वाला रीजन हमारे लिमिट से बाहर है। सो हमारा जो भी प्रोडक्शन प्लान बनेगा वो इस रीजन में नहीं बन सकता। तो रिमेंबर दिस, ये हमारे उससे बाहर है, इस लाइन के ओवर। अब ये तो पहली रिस्ट्रिक्शन है। अब इसके बाद एक दूसरी रिस्ट्रिक्शन है कि आप लेबर आवर्स भी 12000 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और उसमें भी आप कितना कितना मैक्सिमम बना सकते हो। अगर आप पूल क्यूज़ नहीं बनाते तो 16000 से ज़्यादा आप स्नूकर क्यूज़ नहीं बना सकते हो। सो 0 एंड 16000 ये रहा। और अगर आप स्नूकर क्यूज़ नहीं बनाते हो तो पूल क्यूज़ 24000 बना सकते हो, ये रहा। सो यू कैन स्टे विद इन दिस लिमिट। सो एक लाइन हमारी ये आ जाएगी। एक लाइन ये, और ये लाइन भी आपको ये बता रही है कि आप इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकते हो, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो आपके पास जो क्राफ्टमैन का टाइम है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन इस रीजन से बाहर आप बनाने जाओगे तो उसके लिए क्राफ्टमैन का टाइम आपको कम पड़ जाएगा, जो कि आप नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू स्टे विद इन द लाइन। तो अब इस लाइन से भी आपने नीचे रहना है। सो ये रीजन भी आपका आउट हो गया। पहले ये रीजन पॉसिबल था वुड के हिसाब से, बट क्राफ्टमैन के टाइम के हिसाब से अब वो अवेलेबल नहीं है। सो अब वुड भी चाहिए होगा और लेबर भी चाहिए होगी चीज़ को बनाने के लिए। तो वुड तो मौजूद होगा इस रीजन को अचीव करने के लिए, बट क्राफ्टमैन का टाइम अवेलेबल नहीं होगा। तो कोई एक भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो आप वो नहीं बना सकते। सो ये भी आपका रीजन कट गया, ये पहले से कट चुका था, ये रीजन भी कटा हुआ है आपका। सो यू हैव टू स्टे विद इन दिस लाइन। उसके बाद वो कहता है एक्स 15000 से ज़्यादा नहीं बनाओगे, पूल क्यूज आप 15000 से ज़्यादा नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा बनाने जाते हो तो आप बेच नहीं सकोगे और इन्वेंट्री रखनी नहीं है। सो यू हैव टू स्टे विद इन 16000। अब 16000 सॉरी 15000, अब 15000 कैसे आएगा, ये 16 है और इनके दरमियान 4000 का फ़र्क है। सो 16, इसका मतलब ये एक बॉक्स जो है वो 1000 के बराबर है। 17, 18, 19, 20, सो 15000 इससे एक पॉइंट इधर नीचे आएगा। सो 16 है, इससे एक पॉइंट पीछे 15000 होगा। और जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट अप ऊपर की तरफ जाएगी, शोइंग दैट ये आपकी लिमिट है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। इससे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लेकिन सो इसके आगे नहीं जा सकते। तो पहली लाइन जो थी हमारी, जो पहली थी 20000 वाली, इसको हम 1 कह लेते हैं, यहाँ पर लेबल कर लेते हैं। दूसरी हमारी ये थी और थर्ड हमारी ये है। ये आपको बताती है कि आप इसके इस तरफ नहीं आ सकते हो, क्योंकि इससे इस तरफ आप आओगे तो आप डेफिनेटली एक्स 15000 से ज़्यादा हो रहा होगा, जो कि आप नहीं बना सकते हो क्योंकि डिमांड ही मौजूद नहीं है। सो ये रीजन भी आपका कट गया, जो पहले फिजिबल था अब वो भी फिजिबल नहीं रहा, तो इससे भी आप अंदर आओगे। ये भी कट चुका है, सॉरी ये इनसाइड है, ठीक है। सो अब ये भी हो गया, और लास्ट इज वाई। वाई के लिए 12,000 है, वो ये रही। सो 12000 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। सो ये आपकी फोर्थ लाइन हो गई। 12000 से ऊपर नहीं जा सकते, इधर से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो वाई 12000 से ज़्यादा बनाओगे,
और आप ज़्यादा बनाओगे तो बेच नहीं सकोगे, तो स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक आपने रखना नहीं है, सो यू कांट गो अबव दिस लाइन। सो अब अगर आप इन चारों लाइनों की लिमिट्स को देखें तो आप इन चारों लाइनों से नीचे रहोगे क्योंकि सब लेस देन इक्वल टू की हैं। सो आपको वो रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है जो इन सबसे नीचे आता है, और सबसे नीचे रीजन वाला ये वाला रीजन है जो इन सब के अंदर फॉल कर रहा है। इसके अंदर अंदर आप रह सकते हो। सो इसमें एक एज तो आपके पास ये है ए, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है बी, तीसरा पॉइंट आपका ये है सी, चौथा पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है डी, और फिर नीचे आ रहा है ये वाला पॉइंट ई। So you have to stay from 0 to A, then coming back to B, then C and D and then E. So ये आपकी बाउंड्री आ गई है। आप इससे बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आप इस रीजन से बाहर जाते हो तो या तो कभी डिमांड से ज़्यादा बना रहे होंगे, या फिर आपके पास रिसोर्स होगी नहीं उतनी और आप प्लान करके बैठे हुए होंगे, या वुड नहीं होगा या क्राफ्टमैन का टाइम नहीं होगा। सो यू हैव टू स्टे विद इन दिस लिमिट्स, और इनमें रहते हुए अपने लिए एक बेस्ट पॉइंट चूज करना है। अभी हमने सारे पॉसिबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, फिर हम इनमें से बेस्ट पॉइंट देखेंगे कि बेस्ट कौन सा है। बेस्ट ऑब्वियसली इनमें से ही कोई एक होगा, ए बी सी डी और ई में से कोई एक होगा। अब इसमें मैं एक एग्जाम टिप दे रहा हूँ आपको। ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है, और इस ए और बी के अंदर जो वाई की वैल्यू है वो दोनों की सेम है, 12,000 है, 12,000 है। यानी इस पॉइंट पे भी आप स्नूकर क्यूज 12,000 बना रहे हो और इस पॉइंट पे भी 12,000 बना रहे हो। बस इस पॉइंट की अच्छी बात क्या है कि इसमें आप साथ साथ कुछ पूल क्यूज भी बना रहे हो। जाहिर है उस एडिशनल पूल क्यूज बनाने की वजह से आपका कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट का इसके मुकाबले में हमेशा ज़्यादा ही आएगा। सो जब दो पॉइंट्स आमने सामने हों तो उसमें से जो राइट हैंड साइड पे जो पॉइंट होगा हमेशा वो ज़्यादा बेहतर पॉइंट होगा अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये वाला नहीं होगा कि इसमें एडिशनल यूनिट्स बनना है। सो ए कैन नॉट बी द बेस्ट पॉइंट व्हेन बी इज देयर, बिल्कुल स्ट्रेट है उसके सामने। अच्छा, बी और सी में कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि वो सामने आमने सामने नहीं है। उसके बाद ई और डी, जब इसी तरह दो पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हों तो ऊपर वाला पॉइंट ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसमें एडिशनल यूनिट्स ऑफ वाई बन रहे होते हैं अलॉन्ग विद एक्स। सो ई नहीं हो सकता आपका कभी भी ऑप्टिमल पॉइंट। सो अब आपके बेस्ट पॉइंट्स या तो बी है या सी है या डी है। इन तीनों में से कोई एक पॉइंट आपके लिए बेस्ट है, और वो पता कैसे चलेगा? इन तीनों पे हम देखें कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना अर्न हो रहा है। जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न हो रहा होगा वही हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा, वही हमारा बेस्ट पॉइंट होगा, और ये हमें कैलकुलेट करना है। सो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो फिजिबल रीजन है वो क्या है? ओ ए बी सी डी एंड अच्छे खासे पॉइंट्स हैं। सो दिस इज आवर फिजिबल रीजन और वी कैन शेड इट। तो एग्जाम में हो सकता है कभी कभार आपको शेड करके दिया हुआ रीजन जो फिजिबल होगा। अच्छा, द गुड थिंग अबाउट F5 एग्जाम या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जाम इज दैट इट्स कंप्यूटर बेस्ड नाउ, and in the computer based exam you are not supposed to be drawing this whole thing, तो वहाँ पर आप ड्रॉ नहीं करोगे। सो वहाँ पर आप जो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आया करेगा वो ग्राफ बना हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली, और फिर आपको ग्राफ को यूज करके अपना कंट्रीब्यूशन निकालना होगा या प्रोडक्शन प्लान निकालना होगा या ऑप्टिमल पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा। सो अब हमें बी सी डी में से कोई एक पॉइंट चूज करना है जो बेस्ट होगा। वो कैसे चूज करते हैं? उसके लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें बारी बारी पहले देखना पड़ेगा कि एक एक पॉइंट पर एक्स और वाई कितना है। जैसे बी पॉइंट पर दिख रहा है कि वाई तो 12,000 है, एक्स कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है कि आप ये देख लें कि जिस पॉइंट की बात आप कर रहे हो उस पर कौन सी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सो इट्स द सेकेंड लाइन एंड इट्स द फोर्थ लाइन। फोर्थ ये है और सेकेंड लाइन ये है। सो इन दोनों की आपको इक्वेशंस उठानी है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो y तो ऑलरेडी हमें पता है इस पॉइंट पे 12,000 है, तो हमें सीधा सीधा इस इक्वेशन में y की जगह 12,000 पुट करना है और देखना है कि हम x कितने बना सकते हैं। सो ये वाला मैं यहीं पर करा देता हूँ, फिर हम फ्रेश पेज पे चलेंगे। सो 0.5x प्लस 0.75 y की जगह हम 12,000 पुट करेंगे। और 12,000 हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमें ये वाली इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन है और जो फोर्थ इक्वेशन थी हमें उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, फोर्थ एंड सेकेंड, इसलिए हमने ये दोनों उठाए हुए। और y हमें पता चल रहा है इससे, तो हमने y डायरेक्टली पुट कर देना है y की जगह इज इक्वल टू 12,000, इक्वेशन का 12,000, और ये वाला 12,000 यहाँ आ गया। तो 0.75 इंटू 12,000, हमारे पास टोटल आवर्स क्राफ्टमैन के 12,000 है और हम y बना रहे हैं 12,000, जिस पे एक यूनिट पे 0.75 आवर्स लग रहे हैं। तो अगर एक यूनिट पे 0.75 आवर्स लग रहे हैं तो 12,000 यूनिट बनाने के बाद क्राफ्टमैन का कितना टाइम यूज हो चुका होगा? 9,000 आवर्स यूज हो चुके हैं।
और हमारे पास टोटल टाइम है 12,000। सो 9,000 आवर्स जब यूज हो जाएंगे तो 12,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 3,000 आवर्स बचेंगे। अब हमारे पास 3,000 आवर्स हैं और हमने बनाने पूल क्यूज। तो 0.5 से हम यहाँ डिवाइड करके ये देख लेंगे कि पूल क्यूज हम कितने बना सकते हैं। हम बना सकते हैं 6,000। सो वी हैव गॉट द कॉम्बिनेशन। हमारे पास बी पॉइंट का कॉम्बिनेशन आ गया। बी पॉइंट पर एक्स जो है वो 6,000 है और वाई जो है वो 12,000 है। सो इस कॉम्बिनेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम बी पॉइंट चूज करते हैं और हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं 6,000 एंड 12,000 तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। सो x इज इक्वल टू 6,000, और अगर आपको याद हो हमने कॉन्ट्रीब्यूशन जो निकाला था पूल क्यू का वो $20 निकाला था, और स्नूकर की यूनिट्स हैं 12,000 और उसका पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया था 40। तो 20 इंटू 6,000 12,000 1,20,000 एंड 40 इंटू 12 480,000। सो दोनों को मिला लिया जाए तो $600,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन बी पॉइंट पर। अब ये मैक्सिमम है या नहीं है, ये जब तक हम बाकी दो पॉइंट्स कैलकुलेट ना कर लें तब तक हम इसका फैसला नहीं कर सकते। सो अब आप वीडियो पॉज करिए और बाकी दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करें और फिर वीडियो अनपॉज करके सोल्यूशन चेक करें। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सी पॉइंट। सी पॉइंट के ऊपर आपकी जो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वो है 2 एंड 1, 2 एंड 1, ये दोनों हैं। सो हमें इन दोनों इक्वेशंस को उठाना है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकालना है। सो वी आर डन विद बी, वी आर नाउ डूइंग सी। सो 0.27x plus 0.27y is equal to 5,400. Then we have 0.5x plus 0.75y is equal to 12,000. सो हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि या तो x या y के साथ जो लिखा हुआ है उनमें से किसी एक को दूसरी इक्वेशन के बराबर कर दें। यानी अगर ये 0.5 है तो आगे इसको भी 0.5 कर दें किसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये दोनों को कैंसिल कर देंगे और हम इजीली y निकाल सकेंगे। या फिर इन दोनों को कर लें। तो उसका तरीका ये होता है कि जो जो फर्स्ट इक्वेशन के साथ x की वैल्यू लिखी हुई है उसको सेकंड इक्वेशन के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, और जो सेकंड इक्वेशन में x के साथ वैल्यू लिखी हुई है उसको पहली इक्वेशन के थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, लेट्स से इक्वेशन 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें जो इक्वेशन 1 के अंदर x के साथ लिखा हुआ है 0.27 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 0.27 एंड इक्वेशन 1 बाय जो इसके साथ लिखा हुआ है 0.5। तो ये होगा क्या, जब ये 0.27 0.5 से और फिर 0.5 0.27 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो ज़रा आप लोग भी कैलकुलेटर पे कीजिए और देखिए कि क्या आंसर आ रहा है। अगर मैं पहली इक्वेशन को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.27 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये पहली इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है 0.135x। उसके बाद इसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पूरी इक्वेशन को 0.5 से मल्टीप्लाई होना है, तो जब उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1.135 आ जाएगा y, और 5,400 को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,400 इंटू 0.5 2,700। अब इसकी बारी है, इस इक्वेशन को 0.27 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो पहली वैल्यू तो सेम ही आएगी, यही तो करना था हमें। अब 0.75 को 0.27 से मल्टीप्लाई करना, 0.75 इंटू 0.27
तो ये आ रहा है 0.2025 इज इक्वल टू 12,000 को भी 0.27 से मल्टीप्लाई करना है। 12,000 इंटू 0.27 3240। अब चूंकि ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ गई है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस पूरी इक्वेशन, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये सबके साइन सेम हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। 0.025 में से 0.135 माइनस करेंगे तो 0.2025 माइनस 0.135, ये आ जाएगा 0.0675y। और इसी तरह 3240 में से 2700 माइनस हो जाएगा। 3240 माइनस 2700 540, और ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 540 डिवाइडेड बाय 0.0675 8000। सो फाइनली हमने मालूम कर लिया कि सी पॉइंट पर y कितना है। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y की जगह 8000 पुट करके आप x निकाल सकते हैं। सो 0.27x मैं पहली इक्वेशन उठा रहा हूँ प्लस 0.27 y की जगह मैं 8000 पुट कर रहा हूँ एंड इज इक्वल टू 5400। सो 0.27 मल्टीप्लाई बाय 8000, ये मल्टीप्लाई किया 2160 आ गया। 2160 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 5400 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3240 और यहाँ बचेगा 0.27x। 1.27 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज 12,000। सो सी पॉइंट पर हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स आ गए। एक्स आ गया 12,000 और उसके 1 यूनिट से कंट्रीब्यूशन था 20। वाई आ गया 8,000 और इसके 1 यूनिट से कंट्रीब्यूशन था 40। सो 20 इंटू 12,000 240,000 and 40 into 8,000 320,000। दोनों को प्लस करेंगे, सो 240 प्लस 320 ये आ जाएगी 560,000। यहाँ देखिए बी पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन था 600,000, सी पॉइंट पे है 560,000, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू चूज सी। सी तो यहीं पर कट गया, तो सी तो नहीं हो सकता। अब रह गया हमारे पास डी पॉइंट। डी पॉइंट पे क्या क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। डी पॉइंट पर हमारी इक्वेशन थ्री हमारी ये रही, जिसमें x 15,000 है और दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों से हमने x और y निकालना है। तो x तो ऑलरेडी पता है, x जो है वो हमारा 15,000 है, तो इस इक्वेशन में x की जगह 15,000 पुट करके y कैलकुलेट कर लेंगे बस, तो हमें पता चल जाएगा। सो इक्वेशन थी 0.27x plus 0.27y is equal to 5,400, whereas x is equal to 15,000, ये ऑलरेडी है। So ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 3, ये दोनों इंटरसेक्ट कर डी पॉइंट पर। सो x की जगह हम 15,000 पुट कर लेते, 0.27 into 15,000 plus 0.27 into y is equal to 5,400. So 0.27 multiply by 15,000, ये आ रहा है 4050। 4050 को हम यहाँ पर लाके डिवाइड माइनस कर देंगे 5400 में से, तो ये आ जाएगा 1350 और फिर 0.27 को डिवाइड कर देंगे, तो y इवेंचुअली क्या आएगा, डिवाइड बाय 0.27 5000। सो x और y दोनों आ गए हैं। अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। x के यूनिट्स हैं 15,000, यानी फुल क्यूज 15,000 है और इसका कंट्रीब्यूशन था 20। y आ रहा है 5,000 और इसका कंट्रीब्यूशन था 40। सो
15,000 इंटू 20 3 लाख, और ये 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख मिलाया जाए तो इट्स 500,000 यूनिट्स। तो ये भी कम है। सो द बेस्ट पॉइंट या ऑप्टिमल पॉइंट इज बी बिकॉज इट इज गिविंग अस द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप कह सकते हो ऑप्टिमल पॉइंट जो आपका है, सो वी कैन से द ऑप्टिमल पॉइंट इज बी ऑन द ग्राफ। एंड ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या है, जो इस पॉइंट पर यूनिट्स आ रहे हैं वो। ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट क्या है और प्रोडक्शन प्लान क्या है, पूल क्यूज कितने और स्नूकर क्यूज कितने, वो आपको बताना है। सो गो बैक टू द प्रीवियस, इसमें हमें यूनिट्स पता है 6,000 एंड 12,000। 6,000 यूनिट्स एंड 12,000 यूनिट्स। तो ये आपका पास आ गया ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। उसके बाद मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना है, 600,000। प्लान में वो आपसे इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। So that's linear programming, and this is how we find out the optimal point, and this is how we find out the maximum possible contribution within the given resources. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताऊंगा जिससे हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमें बी, सी और डी तीनों का कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद नहीं पता चलेगा, बल्कि हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि बी, सी, डी में से कौन सा पॉइंट ऑप्टिमल है, और फिर उसी को ही हम सॉल्व करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। बाकी 2 पॉइंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So for that, you have to watch next video, and thank you for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and also click on bell icon to watch more such videos. Thank you.